हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज और हम लोग आज देखने वाले हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एक बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे आपको लगाना पड़ सकता है। तो ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। सॉर्टिंग में आज जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखना है सॉर्टिंग क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे वेरियस सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की और उनमें से कुछ एल्गोरिदम्स के लॉजिक्स भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉर्टिंग होती क्या है। देखिए, जब आपके पास ग्रुप ऑफ डेटा है, किसी भी टाइप का है पर ग्रुप ऑफ डेटा है, तो आप इसको अरेंज करते हो इन सम लॉजिकल ऑर्डर। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है। आप जब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो तो आपने बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स देखे। इन डेटा स्ट्रक्चर्स में हम बल्क ऑफ डेटा रखते हैं, फिर वो चाहे लिंक लिस्ट हो, उसका कोई वेरिएशन हो, या फिर आप बाइनरी सर्च ट्री को देखते हैं। इनमें जो डेटा रखा जाता है, काफ़ी सारा डेटा है। अब ये जो काफ़ी सारा डेटा है, इसको मुझे लॉजिकली अरेंज करके रखना है। व्हेन आई से लॉजिकली, दैट मीन्स कुछ एक बेसिस होना चाहिए इनको अरेंज करने का। यानी कौन सा एलिमेंट सबसे पहले होगा, उसके बाद कौन सा एलिमेंट होगा, उसके बाद कौन सा एलिमेंट होगा। इस तरह से सारे एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का कोई ना कोई एक रीजन होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से हम बात को समझते हैं। एक क्लास में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मुझे इन्हें एक लाइन में खड़ा करना है। अब एक लाइन में खड़ा करते वक्त मुझे ये सोचना है कि किसको आगे खड़ा किया जाए। अब इसके कई सारे बेसिस हो सकते हैं। जैसे मैंने उनको हाइट के ऑर्डर में अरेंज कर दिया कि जिसकी सबसे कम हाइट है उसको सबसे आगे लगा दिया और जिसकी सबसे ज्यादा हाइट है वो सबसे पीछे होगा। सो दिस इज वन लॉजिक टू अरेंज दीज स्टूडेंट्स। पर हो सकता है कि मैं लॉजिक कुछ और रखूं। हाल ही में एक एग्जाम हुआ है जिसमें इनके कुछ मार्क्स आए हैं। उसके आधार पे जिसकी फर्स्ट रैंक आई है उसको मैं सबसे आगे रखना चाहता हूं, सेकंड रैंक वाला उसके पीछे हो, थर्ड रैंक वाला उसके पीछे हो, और इस तरीके से पूरी लाइन लगी हो। तो ये एक डिफरेंट लॉजिक से सेम डेटा का अरेंजमेंट हो रहा है। यानी डेटा वही है पर उसको अरेंज करने के लॉजिक्स डिफरेंट हो सकते हैं। आप किसी भी लॉजिक में अरेंज करेंगे, आप देखेंगे कि वो सॉर्टिंग ही है। सॉर्टिंग में ये जरूरी नहीं है कि जिस भी लॉजिक से आप अरेंज कर रहे हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू को सबसे आगे रखना है। आप बढ़ते क्रम में भी रख सकते हैं और घटते क्रम में भी रख सकते हैं। तो जब आप बढ़ते क्रम में रखते हैं तो उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और जब आप घटते क्रम में रखते हैं तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के आधार पे अरेंज करना है। जिसके सबसे कम मार्क्स हैं उसको मैं सबसे पहले रख रहा हूं। तो मार्क्स के आधार पे इस डेटा को अरेंज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। और अगर मैं सबसे ज्यादा मार्क्स वाले को सबसे पहले रखूं और जैसे जैसे मार्क्स कम होते जा रहे हैं पीछे की तरफ रखता जाऊं, तो फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अरेंजमेंट हम असेंडिंग ऑर्डर में भी करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करते हैं। ये दो तरह के डायरेक्शंस होते हैं अरेंजमेंट के। अरेंजमेंट कर रहे हैं जिस डेटा का, वो डेटा हमेशा नंबर्स हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार हो सकता है कि हम मार्क्स की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं ये नंबर्स हैं। तो नंबर्स में बड़ा और छोटा देखना स्वाभाविक है। हम ग्रेटर देन और लेस देन ईजिली पहचान सकते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू से। लेकिन कई बार डेटा नंबर्स नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट्स के नाम के आधार पे उनको अरेंज करना है। अब नाम किसी का ए लेटर से स्टार्ट होता है, किसी का बी लेटर से स्टार्ट होता है, किसी का सी लेटर से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मुझे इसको अरेंज करना है। तो मैं ए से स्टार्ट होने वाले नाम वाले स्टूडेंट्स को पहले रखूंगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से। तो ये जो ऑर्डर है ये नंबर्स पे लागू नहीं हो सकता लॉजिक। ये लॉजिक स्ट्रिंग्स के ऊपर ही लागू हो सकता है। तो डेटा टाइप पर भी डिपेंड करता है कि लॉजिक किस तरह का हो सकता है। जब हम बात करते हैं सॉर्टिंग की तो उसको डिफाइन करते हैं, अरेंजिंग डेटा एलिमेंट्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग वी आर गोइंग टू कवर इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल सॉर्टिंग। सॉर्टिंग को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग।
अब क्या फ़र्क है इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग में? देखिए, जब कुछ डेटा के ऊपर आपको सॉर्टिंग अप्लाई करनी है तो डेफिनेटली इसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। ये प्रोग्राम जब रन होगा तो इस डेटा को अरेंज करेगा। आप जानते हैं किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए रैम में मेमोरी मिलती है। अब रैम खुद में एक साइज है, उसके अंदर भी हमारे प्रोग्राम को कुछ साइज की मेमोरी मिल रही है। तो ऑब्वियसली रैम का जो साइज है उससे तो कम साइज की मेमोरी हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए मिल रही होगी। जितने भी साइज की मेमोरी हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए मिल रही है वो है तो लिमिटेड, है तो फाइनाइट, यानी एक लिमिट से ज्यादा डेटा उस मेमोरी में बन नहीं सकता। अब जरा सोचिए कि जिस डेटा पर मैं सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहता हूं वो इतना सारा है कि वो प्रोग्राम की मेमोरी में समा ही नहीं सकता। यानी प्रोग्राम को जितनी मेमोरी रैम के अंदर रन होने के लिए मिली है उतनी मेमोरी में सारा का सारा डेटा एकोमोडेट नहीं हो सकता। डेटा इतना ज्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे इस डेटा की सॉर्टिंग करनी है। तो अगर ये रैम में नहीं आ सकता तो ये डेटा कहाँ है? ये सेकेंडरी स्टोरेज में। फिर वो हार्ड डिस्क हो या सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, वो पेन ड्राइव भी हो सकती है, वो कुछ और भी हो सकती है, लेकिन वो एक सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा रखा हुआ है। अभी जो इतना सारा डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में रखा हुआ है, इस पर अगर मुझे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है तो पहले इस डेटा को रैम में प्रोग्राम की मेमोरी के अंदर लाना पड़ेगा, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज इतना सारा डेटा नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी मुझे इस पर कोई लॉजिक लगा के सॉर्टिंग करनी है तो वो लॉजिक ये हो सकता है कि मैं एक साथ सारा डेटा रैम में लाने की बजाय एक पोर्शन रैम में अपने प्रोग्राम की मेमोरी में लेकर आऊं, उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करूं, इसको वापस से सेकेंडरी स्टोरेज में पहुंचाऊं और दूसरा पोर्शन अब लेकर आऊं, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूं, और कुछ इस तरीके से अगर हम लॉजिक लगा के सॉर्टिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सॉर्टिंग? बिकॉज डेटा इज स्टोर्ड एक्सटर्नली, प्रोग्राम के बाहर डेटा स्टोर है। इंटरनल सॉर्टिंग वो होती है जिसमें सारा का सारा डेटा आपके प्रोग्राम की मेमोरी में बन पाता है। तो हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो इंटरनल सॉर्टिंग को कवर करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी को यूज किया जाता है। सो अब बात करते हैं नंबर्स की। अगर नंबर्स के ऊपर, नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स की हाइट के ऑर्डर में उनको अरेंज करना है, तो हाइट की इंफॉर्मेशन एक नंबर ही है, मार्क्स वो भी नंबर है, एज वो भी नंबर है, रोल नंबर वो भी नंबर हो सकता है। तो कई बार हम जिस आधार पे अरेंज करते हैं वो आधार नंबर की वैल्यूज है, न्यूमेरिक वैल्यूज है। अगर आपसे सिर्फ इतना कहा जाए कि ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, वो किसी स्टूडेंट्स की एज भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, वो जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको अरेंज करना है, आपको सॉर्ट करना है, और कुछ भी नहीं बोला गया, तो स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज कि अगर सॉर्ट करना बोला जा रहा है तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर ही माना जाएगा। तो यह बात आपको याद रखनी है कि अगर नंबर्स की सॉर्टिंग करने के लिए बोला जाए तो आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो वह एक्सप्लिसिटली बताया जाएगा कि इसकी सॉर्टिंग आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। अदरवाइज नहीं बोला जा रहा है, असेंडिंग नहीं बोला जा रहा है, तो भी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। अब ये तो हुई बात नंबर्स की, पर अगर स्ट्रिंग्स होगी तो क्या होगा? तो स्ट्रिंग्स के केस में बाय डिफॉल्ट हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है, यानी ए से स्टार्ट होने वाले शब्द पहले, जेड से स्टार्ट होने वाले शब्द सबसे लास्ट में। तो ये डिफॉल्ट नेचर है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऐसा बोल दो, ठीक है। अगर आपसे एक्सप्लिसिटली बोला जा रहा है कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेकिन रिवर्स में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी जेड वाले शब्द, जेड से स्टार्ट होने वाले शब्द पहले आएंगे, तो वो अलग से बोला जाएगा। बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ही होगा। अब देखो, कई सारी एल्गोरिदम्स हैं, कई सारे लॉजिक्स हैं डेटा को अरेंज करने के। यहां फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग नंबर्स पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पर ये किसी भी टाइप के डेटा पे परफॉर्म किया जा सकता है। अब यहां पर कुछ एल्गोरिदम्स के नाम लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी ही एल्गोरिदम्स होती हैं, और भी होती हैं, पर ये बहुत ही कॉमन और मेजर एल्गोरिदम्स हैं जिनके बारे में बात हमेशा होती है, और ये सिलेबस में भी होता है डेटा स्ट्रक्चर के। तो बबल सॉर्ट, मॉडिफाइड बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट,
ये वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं जो हम लोग इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ लॉजिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उसका आप प्रोग्राम बनाएंगे, बने या ना बने उसका फिर मैं सोल्यूशन भी आपको दूंगा। तो आप लोग इन तरह तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिदम में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इनमें फ़र्क भी कर सकते हैं और इनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बबल सॉर्ट की। मैं आपको आज लॉजिक बताऊंगा, आज ही मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा जिससे कि आप इसका प्रोग्राम बना पाएंगे। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका प्रोग्राम भी बना के बताऊंगा, पर फिलहाल मैं आपको मौका देना चाहता हूं लॉजिक समझाने के बाद कि आप इसको खुद ट्राई करें। बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हम कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, यानी शुरुआत की दो वैल्यूज़ को मैंने कंपेयर किया। सॉर्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, यानी छोटी वैल्यू पहले आएगी, बड़ी वैल्यू बाद में आएगी। तो इन दोनों को आप देखिए, क्या ये दोनों सही ऑर्डर में है? सही ऑर्डर में होने का मतलब है कि लेफ्ट में छोटी वैल्यू और राइट में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अब केवल इन दोनों को देख रहे हैं, मैं बाकी को नहीं देख रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है 24 छोटा है, 58 बड़ा है और ये सही ऑर्डर है, तो इसमें मुझे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर मैं अगले को देखूंगा, तो ये एक बबल हुआ, ये दूसरा बबल हुआ। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो 58 है, या ये बोलें इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है, वो 2 बार पार्टिसिपेट कर रही है कंपैरिजन में। पहले 0 इंडेक्स के साथ कंपैरिजन हुआ, फिर 2 इंडेक्स के साथ भी कंपैरिजन हो रहा है। इस तरीके से ओवरलैपिंग स्टाइल में आपको कंपैरिजन करना है। कई लोग ठीक से नोटिस नहीं करते हैं और वो पहले इसको कंपेयर करने लगते हैं, उसके बाद इसको कंपेयर करने लगते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आपने इन दोनों को कंपेयर किया, ऐसा इसके पीछे एक रीज़न भी है। जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो या तो ये सही ऑर्डर में है या ये सही ऑर्डर में नहीं है। अगर सही ऑर्डर में नहीं है तो इनकी स्वैपिंग कर दीजिए। पर ये बात कंफर्म है कि इनका कंपैरिजन करने के बाद, चाहे इनका ऑर्डर सही था या नहीं था, लेकिन उसके बाद जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया उससे ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। ये दोनों आपस में सही ऑर्डर में आ गए, यानी इन दोनों में बड़ी वैल्यू इंडेक्स 1 पे ही मौजूद रहेगी। अब मैं इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 की चीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ। अब ये सही ऑर्डर में होंगे तो ठीक है, नहीं तो स्वैप हो जाएंगे। स्वैप हो जाएंगे तो ये इंटरचेंज कर लेंगे अपनी जगह को। पर इतना कंफर्म है कि इसके बाद पहली 3 वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी वो इंडेक्स 2 पर मौजूद होगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा, स्वैपिंग करने के कारण ये 58 इंडेक्स 2 पे आ गया होगा। और उसके बाद इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अब क्योंकि इस जगह पर 58 आ चुका होगा तो उसका कंपैरिजन 67 से होगा। और फिर देख रहे हैं कि ये सही ऑर्डर में है, इसलिए कोई स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पर इतना कंफर्म है कि पहली 4 वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो इंडेक्स 3 पे रखी है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सबसे बड़ी वैल्यू को हम सबसे लास्ट में रखते हुए चल रहे हैं। तो पहली बार जब हमने सॉर्टिंग करी, या पहला सॉर्टिंग बबल सॉर्ट जब हम कर रहे हैं, तो पहला जो पास है, पहला जो राउंड है, उसमें हम कंपैरिजन सबसे पहले 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स का कर रहे हैं। ठीक है, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स का कर रहे हैं, फिर 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स का कर रहे हैं, फिर 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स का कर रहे हैं, फिर 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स का कर रहे हैं, और फिर 4 इंडेक्स और 5 इंडेक्स का कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल के हिसाब से जिसमें 6 वैल्यूज़ हैं 0 से 5 तक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने 5 कंपैरिजन्स हो रहे हैं। ये हमारा पहला राउंड है जिसमें 5 कंपैरिजन्स हो रहे हैं। अब ये 5 ही क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 6 एलिमेंट्स हैं। अगर एलिमेंट्स की संख्या 10 होती तो ये 9 कंपैरिजन्स होते, यानी अगर एलिमेंट्स की संख्या n होती तो n-1 कंपैरिजन्स यहाँ पर होते। एक बात साफ है कि अगर मैं इस तरीके से कंपैरिजन करता हुआ चलूँ तो सबसे पहले 24 है, 24, 58, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर 58 और 11 के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा तो 58 बड़ा है इसलिए वो आगे चला जाएगा और 11 इंडेक्स 1 पे आ जाएगा। फिर 58 का 67 के साथ कंपैरिजन होगा और 67 बड़ा है इसलिए वो आगे ही रहेगा। 67 और 92 का कंपैरिजन होगा और 92 बड़ा है इसलिए 92 ही इंडेक्स 4 पे रहेगा। फिर 92 और 43 का कंपैरिजन होगा तो 92 बड़ा है इसलिए 92 को पहुंचा देंगे इंडेक्स 5 पे और 43 आ जाएगा इंडेक्स 4 पे। क्या ये पूरा सॉर्ट हो गया? जी नहीं, अभी ये सॉर्ट नहीं हुआ। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो पूरे एरे में कहीं पर भी जो सबसे बड़ी वैल्यू रखी थी वो शिफ्ट होके लास्ट इंडेक्स पर पहुंच चुकी है। और लास्ट इंडेक्स में पहुंच जाने का मतलब है कि वो अपनी सही पोजीशन पे पहुंच चुकी है, क्योंकि जब हम सॉर्टिंग कर चुके होंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू तो सबसे आखिरी इंडेक्स पे ही होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी सॉर्टिंग तो नहीं हुई, पर कुछ हद तक हमने काम कर लिया है।
अब हम लोग इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, लेकिन जब हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे यानी हमारा दूसरा राउंड चल रहा होगा तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। अब ऑब्वियसली इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 के एलिमेंट को फिर कंपेयर करेंगे, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4 के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, पर इंडेक्स 4 और इंडेक्स 5 के एलिमेंट को कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडेक्स 5 पे ऑलरेडी जिस वैल्यू को होना चाहिए वो आ चुकी है, तो उसको कंपैरिजन में पार्टिसिपेट करा के टाइम क्यों वेस्ट करना। तो हमने यहीं तक कंपैरिजन किया। आप नोटिस करें 24 और 11 के बीच में कंपैरिजन होता है तो 11 आ जाएगा 0 इंडेक्स पे और 24 आ जाएगा इंडेक्स 1 पे। आप इसको देखिएगा क्योंकि ये अपडेटेड स्टेटस है। इनके बीच में मैंने कंपैरिजन किया तो ये स्वैपिंग रिक्वायर्ड थी, इसमें हो गई। अब इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 के बीच में देखें तो 24 और 58 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, 58 बड़ा है इसलिए वही इंडेक्स 2 पे रहेगा 58। अब 58 और 67 का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस पर भी कोई चेंजेस नहीं है। 67 और 43 के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो 67 बड़ा है इसलिए उसको आगे शिफ्ट करेंगे स्वैपिंग करके और 43 यहाँ पर आ जाएगा। देखो 92 अपनी जगह पर ही है, उसका कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वो इंडेक्स नंबर 5 पे ही है, तो 92 में मैंने कोई चेंजेस नहीं करे। आप देख सकते हैं 2 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है वो भी अपनी सही पोजीशन पे आ चुकी है, क्योंकि बचे हुए एरे में बचे हुए लिस्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो आगे पुश हो गई। अब ये 2 वैल्यू को बिल्कुल टच नहीं करना है। तीसरा राउंड हम फिर प्ले करते हैं। तीसरे राउंड में कितने कंपैरिजन होंगे? 0 1 1 2 2 3। और इस कंपैरिजन में रिजल्ट क्या आएगा? 0 1 का कंपैरिजन हुआ तो 11 और 24 अपनी जगह पे ही रहेंगे। 24 और 58 का कंपैरिजन करते हैं तो भी स्वैपिंग नहीं होगी, पर 58 और 43 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो 58 आगे चला जाएगा, 43 पीछे आ जाएगा। और 67 और 92 के साथ तो कंपैरिजन करना ही नहीं है, तो वो तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉर्टिंग कुछ हद तक हो चुकी है। आखिरी की 3 वैल्यूज़ बिल्कुल सही ऑर्डर में, इनफैक्ट ये भी सही ऑर्डर में है, लेकिन ये अभी हमें पता नहीं है। तो हम लोग राउंड 4 भी करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक और राउंड करता हूँ, चौथा राउंड। चौथे राउंड में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 का, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 का। और जब इनका कंपैरिजन करेंगे तो आप 11 और 24 का कंपैरिजन करते हैं, कोई स्वैपिंग नहीं हुई। 24 और 43 का कंपैरिजन करते हैं, कोई स्वैपिंग नहीं हुई। बाकी के एलिमेंट्स तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, 67 एंड 92। देन हम लोग 5वां राउंड देखते हैं। इसमें इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 के बीच में कंपैरिजन होगा, बस एक ही कंपैरिजन होगा। और इससे क्या होगा? 11 और 24 के बीच में कंपैरिजन होगा, जो कि सही ऑर्डर में है इसलिए नो स्वैपिंग। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको तो हम टच भी नहीं कर रहे हैं। पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा आखिरी राउंड था। इसके बाद और राउंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब और कोई कंपैरिजन करने के लिए बचेगा नहीं, क्योंकि ये भी कंपेयर नहीं करोगे तो फिर किसको करोगे। और ये सारे अरेंज हो चुके हैं, सही ऑर्डर में आ चुके हैं। तो आपके पास अगर 6 एलिमेंट्स थे तो आपने 5 राउंड्स प्ले करे, और हर राउंड के अंदर आप नंबर ऑफ कंपैरिजंस कर रहे हो, जो कि हर राउंड के साथ साथ एक एक डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये है बबल सॉर्ट, और फाइनल आंसर जो आपका आया है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब हमें अगली चीज़ देखनी है मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। मॉडिफाइड बबल सॉर्ट में क्या होता है? आपने जैसे यहाँ पर देखा कि तीसरे राउंड के बाद ही सॉर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तीसरे राउंड के बाद सॉर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चौथा राउंड मुझे प्ले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो, तीसरा राउंड मैंने किया तो तीसरे राउंड में 58 और 43 की स्वैपिंग हुई थी, राइट? इन दोनों की स्वैपिंग हुई थी, ठीक है। तो हमने जब चौथा राउंड किया तो एक भी जगह स्वैपिंग नहीं हुई। आप नोटिस करें, एक भी जगह स्वैपिंग नहीं हुई। अगर स्वैपिंग कहीं पर भी नहीं हो रही है, इसका मतलब है वो सॉर्टेड हो चुका है, और इस राउंड के बाद बचे हुए राउंड्स प्ले करने की जरूरत नहीं है। तो मॉडिफाइड बबल सॉर्ट यही कहती है कि किसी भी राउंड में, ठीक है, राउंड नंबर के, तो के जो है वो 0 से बड़ा और n से छोटा है। पहला राउंड हो, दूसरा राउंड हो, तीसरा राउंड हो, पर n से पहले तक, n-1 आखिरी राउंड होता है। तो बीच में कोई भी राउंड ऐसा मिलता है जिसमें कोई स्वैपिंग नहीं होती, नो स्वैपिंग इन kth राउंड, मीन्स एलिमेंट्स आर सॉर्टेड नाउ।
तो फिर आगे के राउंड्स प्ले करने में टाइम क्यों कंज्यूम करना। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग वहीं पर ब्रेक कर देंगे इस प्रोसेस को और हम कह सकते हैं कि सॉर्टेड है। तो कुछ राउंड्स प्ले नहीं करने पड़े, इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। इसका मतलब हर राउंड के बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर राउंड में स्वैपिंग हुई है या नहीं हुई। अब इसका लॉजिक आपको सोचना है कि ये इंप्लीमेंट कैसे होगा। तो इससे जुड़े असाइनमेंट मैं आपको देता हूं, आप उसको ट्राई करिए। ये दोनों एल्गोरिदम को आप इंप्लीमेंट करिए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं अगला लॉजिक। अब है सिलेक्शन सॉर्ट। देखिए सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये डेटा दिया हुआ है। सिलेक्शन सॉर्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका दिमाग काम करता है। चलिए सोचिए कि आपके सामने बहुत सारे नंबर्स रखे हुए हैं, जैसे ये नंबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपके सामने रखे हुए हैं। अब आपको बोला जाता है कि इन नंबर्स को अरेंज करना है। आप कंप्यूटर प्रोग्राम की बात छोड़िए, आप कैसे अरेंज करेंगे? जरा सोचिए रुक के, चाहे तो वीडियो को पॉज करके सोचिए कि आप एक्चुअल में कैसे करेंगे। आप ये करेंगे कि सारे नंबर्स में आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उस नंबर को उठाएंगे और उसको सबसे आगे रख देंगे। उसके बाद देखेंगे बचे हुए सारे नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसको उठाएंगे और वो सबसे छोटे नंबर के जस्ट बाद रख देंगे। और इस तरीके से आप करते रहेंगे तब तक जब तक कि सारे नंबर्स को आप पिक ना कर लें। ये आपके दिमाग के सोचने का तरीका है और इसी को सिलेक्शन सॉर्ट बोलते हैं। यानी ये जो आपको लिस्ट दी हुई है, इसमें आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आपको कोड लिखना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आपने फाइंड आउट किया कि इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 18। तो 18 को उठा के 0 इंडेक्स पे रख दिया, तो ऑब्वियसली आपको 38 को उठा के कहाँ रखना पड़ेगा? इंडेक्स नंबर 7 पे, क्योंकि 0 इंडेक्स पे अगर 18 को रख दोगे तो 38 कहाँ जाएगा? तो इन दोनों की हमें करानी पड़ेगी स्वैपिंग। इसके बाद अब आप बचे हुए एरे में, ठीक है, अब 18 की जगह 38 है, बचे हुए एरे में देखोगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू अब आपको देखनी। तो अभी मैं ये रिपीट में लिख देता हूं कि ये स्टेटस है, ठीक है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि बचे हुए लिस्ट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो आप कहेंगे 20 सबसे छोटी वैल्यू है। तो 20 को आप लाइए इंडेक्स नंबर 1 पे और इंडेक्स 1 का डेटा इंडेक्स 8 पे पहुंचा दीजिए। तो मैंने 18 के बाद देखा 20, 47 as it is, 69 as it is, 52 as it is, 88 as it is, 71 as it is, 38 as it is and 90 यहां पर आ गया। अब आप देखें बचे हुए लिस्ट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो ये 18 तो as it is है, 20 तो as it is है। अब बचे हुए में देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। मुझे 38 दिखाई दे रही है सबसे छोटी वैल्यू। तो 38 को आप इंडेक्स 2 पे रखेंगे। ये 38 रख दिया, 47 इसकी जगह पर चला गया, बाकी की वैल्यूज एज इट इज है, ठीक है। तो एक और वैल्यू अपनी सही जगह पर आ चुकी है। अब बचे हुए लिस्ट में देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। मुझे 47 दिख रही है, तो 47 को उठा के आप इस जगह पर लाएंगे। तो 47 इस जगह पर आ जाएगा, तो 69 ऑब्वियसली इधर आएगा, बाकी वैल्यूज एज इट इज है, 71 एंड 90। ये वैल्यूज भी लिख लीजिए। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये सॉर्टिंग होती जा रही है। अब देखिए बचे हुए में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो बचे हुए में सबसे छोटी वैल्यू आप देखेंगे तो 52 दिखेगी। तो 52 अपनी ही जगह के साथ स्वैप हो जाएगा, तो नो चेंज। तो मैं इसको एक बार फिर कॉपी करके लिख लेता हूं क्योंकि कोई चेंज तो हुआ नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? अब इतने में देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 69। तो 69 आ जाएगा 88 की जगह और 88 आ जाएगा 69 की जगह। वैसे तो देखिए सॉर्ट हो चुका है, पर प्रोसेस तो हमें पूरी ही करनी पड़ेगी। तो अब आप देखेंगे बचे हुए में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 71 है। तो 71 खुद के साथ ही स्वैप होगा। फिर 88 है, 88 अपने आप के साथ ही स्वैप होगा, है ना। बाकी सब अगर अरेंज हो गए तो इसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो बस ये है हमारा फाइनल आंसर एंड दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। चलिए एक और लॉजिक की बात कर लेते हैं विच इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्या है? इंसर्शन सॉर्ट में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सॉर्टिंग होती जाती है। तो देखा जाए तो कुछ केसेस में इंसर्शन सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। तो हमें क्या मानना है कि यहाँ तक का लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसके आगे से कहानी हमें चेक करनी है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि इतना मैंने चेक कर लिया है, क्योंकि एक एलिमेंट है तो वो तो सॉर्टेड ही माना जाएगा अपने आप में, तो ये सॉर्टेड है। अब मैं चाहता हूँ इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसको इस क्लब में शामिल करूँ, यानी ये सॉर्टेड सब लिस्ट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, अगला एलिमेंट इसके अंदर शामिल करूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 50 को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और 20 इधर आ जाएगा। इसके बाद आप नोटिस कर सकते हैं कि पहले दो एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में, आप देखिए इतना सॉर्टेड ऑर्डर में। अब ये जो सबलिस्ट बनी, सबलिस्ट का साइज धीरे धीरे ग्रो होगा, ये जो सबलिस्ट बनी ये सॉर्टेड है, इसमें अगले एलिमेंट को शामिल करना है। तो वो शामिल करने का लॉजिक कैसा है? मैं क्या करता हूं, इस 37 को कहीं और रख लेता हूं, किसी और वेरिएबल में टेम्परेली, ठीक है, और इस टेम्परेरी वेरिएबल का कंपैरिजन इसके साथ करता हूं, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है इसको आगे शिफ्ट करता हूं और फिर 37 का कंपैरिजन इस वैल्यू के साथ करता हूं। यानी ये जो सबलिस्ट है इसमें आखिरी एलिमेंट से शुरू करते हुए पीछे की तरफ जाऊंगा और एक एक एलिमेंट के साथ इस नेक्स्ट एलिमेंट 37 को कंपेयर करता चलूंगा। जब जब मुझे कोई बड़ी वैल्यू मिलती रहेगी मैं उसे आगे शिफ्ट करता रहूंगा। क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है तो एक बार जब मुझे छोटी वैल्यू मिलेगी तो उसके बाद मुझे बड़ी वैल्यू मिलने के तो चांस खत्म हो जाते हैं, और इसलिए शिफ्टिंग को वहां पर रोक कर 37 को उस जगह पर बीच में इंसर्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ 50 आगे बढ़ेगा और 20 तो छोटा है इसलिए 37 इस जगह पर आ जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे 20, 37 और 50 हो जाएंगे। बाकी की वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हमने क्या किया? नहीं समझ में आई तो एक बार और ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास जो सबलिस्ट है वो ये रही और ये अपने आप में सॉर्टेड है, और अगला एलिमेंट मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, अगले एलिमेंट को पहले कहीं किसी टेम्परेरी वेरिएबल में रखता हूं और देखता हूं क्या ये 50 से, सबसे पहले मैं इस सबलिस्ट के आखिरी एलिमेंट से कंपेयर करूंगा, क्योंकि सबलिस्ट का आखिरी एलिमेंट इस सबलिस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। तो सबसे बड़ा एलिमेंट भी अगर 91 से छोटा है तो बाकी के एलिमेंट तो 91 से छोटे ही होंगे ना। तो 91 की सही पोजीशन ये जहां था वहीं रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसका मतलब 20 एज इट इज है, 37 एज इट इज है, 50 एज इट इज है, 91 एज इट इज है, और इसको मैं यहां रखता हूं। ये सिचुएशन है। देखो हमारे इंसर्शन सॉर्ट में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सॉर्टिंग होती जा रही है। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर को फिर से समझिए। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत गई, 64 को कहीं और रख लीजिए आप, ठीक है। इस 64 को इस सबलिस्ट में आपको शामिल करना है, जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू सबसे लास्ट में मिलेगी क्योंकि सॉर्टेड है। तो 91 के साथ जब मैंने कंपेयर किया 64 को तो 91 बड़ा निकला, तो 91 को आगे शिफ्ट कर दीजिए, एक आगे इंडेक्स पे शिफ्ट कर दीजिए। फिर 64 को 50 से कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि 50 बड़ा नहीं है तो 50 को शिफ्ट मत करिए, तो 50 के पहले तो और छोटी वैल्यूज ही मिलेंगी, ठीक है। 64 से बड़ी वैल्यू तो अब मिल नहीं सकती, तो 64 की सही पोजीशन यही है, तो 64 यहां पे रख दीजिए और बस इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए। तो इतना पोर्शन अब बचा है, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से 18 के बारे में सोचिए। तो मैं 18 को अलग रखता हूं पहले तो, और उसके बाद 91 को देखता हूं। 18 का 91 के साथ कंपैरिजन हो रहा है, 91 बड़ा है तो 91 को आगे शिफ्ट करिए। 64 भी 18 से बड़ा है, 64 को भी आगे शिफ्ट करिए। 50 भी बड़ा है तो 50 को भी आगे शिफ्ट करिए। 37 भी बड़ा है तो 37 को भी आगे शिफ्ट करिए। 20 भी बड़ा है तो 20 को भी आगे शिफ्ट करिए। अब इसके बाद तो कोई एलिमेंट बच नहीं रहे, तो 18 को यहां पर स्टोर कर दीजिए। अब देखिए यहां तक का लिस्ट सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। नाउ व्हाट, अब अगला एलिमेंट है 43, तो 43 को अलग रखिए
और 43 का 91 के साथ कंपैरिजन करिए। 91 बड़ा है इसलिए 91 को आगे शिफ्ट करेंगे। फिर 64 भी बड़ा है, 50 भी बड़ा है, 37 छोटा है, तो 37, 20 और 18 को तो शिफ्ट करेंगे नहीं, 43 यहाँ पर आ जाएगा। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने यहाँ लिख लिया, 59, 72 एंड 81। ठीक है, अगला एलिमेंट है 59। 59 को आप अलग रखिए और 91 क्योंकि बड़ा है 59 से आगे शिफ्ट होगा। 64 भी बड़ा है पर 50 बड़ा नहीं है, तो 59 इस जगह पर आएगा। 43 एज इट इज, 37 एज इट इज, 20 एज इट इज, 18 एज इट इज, और 72 और 81 यहां पर है। अब देखिए 72 को हम लोग देखेंगे, तो 72 को अलग रखिए आप, और 91 क्योंकि बड़ा है आगे शिफ्ट होगा। 64 आगे शिफ्ट नहीं, 64 आगे शिफ्ट नहीं होगा, 64 तो छोटा है। तो ये जो 18, 20, 37, 43, 50, 59, 64 है, ये एज इट इज रहेगा। 72 यहाँ बीच में इंसर्ट हो रहा है इसलिए इंसर्शन सॉर्ट बोलते हैं इसको, और ये 81। ठीक है, एट लास्ट क्या होने वाला है? एट लास्ट ये सॉर्टिंग होने वाली है। तो देखिए 81 को अलग करिए पहले तो, ठीक है ना, 81 को अलग कर दीजिए, और 91 क्योंकि 81 से बड़ा है इसलिए 91 को आगे शिफ्ट करिए, और 72 छोटा है तो 72 को डिस्टर्ब मत करिए, 64 को डिस्टर्ब मत करिए, 59 को डिस्टर्ब मत करिए, 50 को डिस्टर्ब मत करिए, 43 भी वहीं रहेगा, 37 भी वहीं रहेगा, 20 भी वहीं रहेगा, 18 भी वहीं रहेगा, ये 81 जो है बीच में आ जाएगा। बस ये हो गई आपकी सॉर्टिंग कंप्लीट। दिस इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट। इस लॉजिक को आपको करना है इंप्लीमेंट, एंड आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप इतना करिए, मैं अगला असाइनमेंट दूंगा जिसमें ये सब होंगे, तो आप इनको कंप्लीट करिए पहले, इनको हम लोग अच्छे से प्रोग्राम बना ले। इसके बाद क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट को समझेंगे, जो इन एल्गोरिदम से थोड़ी सी टिपिकल एल्गोरिदम है। तो ये तो काफ़ी इजी एल्गोरिदम थी, पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए, फैमिलियर हो जाइए सॉर्टिंग से। उसके बाद फिर हम लोग उन एल्गोरिदम्स पे जाएंगे जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर यकीन मानिए वो इनसे बेहतर परफॉर्म करने वाली एल्गोरिदम है, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पर फिलहाल इनको आप प्रोग्राम बनाइए, थोड़ी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करिए। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस कोर्स को अभी करते रहिए, अभी कुछ क्लासेस बाकी हैं इस कोर्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।